डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में पटना सिविल कोर्ट और किशनगंज सिविल कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। मेल के जरिए आया धमकी भरा मैसेज। सिविल कोर्ट की सुरक्षा की गई सख्त। पिछले वर्ष भी 2 बार मिली थी ऐसी ही धमकियां। बिहार में ज्वेलरी की दुकानों में हिजाब और नकाब प्रतिबंध पर सियासत तेज। आरजेडी ने प्रतिबंध का किया विरोध। आरजेडी के असंवैधानिक और धार्मिक भावना आहत करने वाला बताते हुए प्रतिबंध वापस लिए जाने की मांग की। मनरेगा बंद करने के विरोध में पंजाब कांग्रेस ने शुरू किया राज्य स्तरीय संघर्ष। मांझा से शुरू हुआ कांग्रेस का विरोध मार्च। भूपेश बघेल ने कहा गरीबों और मजदूर वर्ग के साथ हुआ धोखा। वहीं राजा वारिंग ने आप सरकार पर पंजाब में मनरेगा को खत्म करने का लगाया आरोप। साहिबगंज में अवैध खनन के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई टीम ने 2 क्रशर इकाइयों का किया स्थल निरीक्षण। खनन दफ्तर की फाइलें और नींबू पहाड़ जांच के घेरे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं स्टेट बुलेटिन की। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से कोर्ट की सुरक्षा को लेकर राज्य भर में हड़कंप मच गया है। ये धमकी मेल के जरिए भेजी गई थी, जिसमें कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की खुली चेतावनी भी दी गई है। इस खबर की सूचना पुलिस को मिलते ही पीर बहोर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिर फौरन उन्होंने बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया और कोर्ट परिसर को सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाली कराया गया। इसके अलावा पुलिस द्वारा शक के घेरे में आए सभी संभावित खतरनाक स्थानों को तलाशी ली जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल भी पटना सिविल कोर्ट को ठीक इसी तरह से 2 बार धमकियां मिली थी। सिविल कोर्ट के साथ ही किशनगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक ईमेल के माध्यम से आई है, जिसमें कोर्ट परिसर में विस्फोटक होने का दावा किया गया है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया प्रतीत होता है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की विशेष टीमों ने कोर्ट भवन के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। किशनगंज सिविल कोर्ट में प्रतिदिन सैकड़ों मुकदमों की सुनवाई होती है और बड़ी संख्या में लोग यहां आते जाते हैं। यह घटना बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, खासकर किशनगंज जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए, जो नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। जिले में पहले भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां रही हैं। बिहार में ज्वेलरी दुकानदारों द्वारा हिजाब और नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के संविधान और संवैधानिक परंपराओं की पूरी तरह खिलाफ है। एजाज अहमद ने कहा कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाना न केवल गलत है, बल्कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई भी है। इस तरह के फैसले संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मिले धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को छीनने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार की साजिश में पहले से ही भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग सक्रिय हैं और अब कुछ ज्वेलरी दुकानदार उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सुरक्षा के नाम पर किसी विशेष धार्मिक पहचान को निशाना बनाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। राजद प्रदेश प्रवक्ता ने ज्वेलरी दुकानदारों से मांग की कि वे तुरंत इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कार्रवाई को वापस लें और इस दिशा में गंभीरता को दिखाएं। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ हिजाब और नकाब तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धार्मिक आज़ादी पर हमला है और भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला कदम है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत, सनहौला प्रखंड के फड़का पंचायत तथा तरार पंचायत सहित कई कार्यस्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वहां चल रहे किसानों के ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्यों का गहन निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद किसानों से सीधे संवाद कर ई-केवाईसी और एफआर कार्यों की प्रगति, सुविधाओं और किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया है कि किसी भी पात्र किसान का ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन लंबित न रहे।
उल्लेखनीय है कि यह बिहार के सभी प्रखंडों और पंचायतों में किसान सलाहकार, राजस्व कर्मचारी और कृषि विभाग से जुड़े कर्मियों के माध्यम से प्रत्येक किसान का KYC और फार्मर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया PM किसान सम्मान निधि सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से किसानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। KYC के तहत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पहचान सत्यापन किया जाता है, जिसे अब मोबाइल ऐप या कॉमन सर्विस सेंटर पर फेस ऑथेंटिकेशन या OTP के जरिए घर बैठे भी पूरा किया जा सकता है। वहीं फार्मर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आधार और भूमि रिकॉर्ड को जोड़कर एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं के वितरण में आसानी होगी। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे आधार और मोबाइल नंबर के साथ समय पर KYC और फार्मर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि किसी भी सरकारी कृषि योजना का लाभ लेने में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों में तैनात गार्डों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराजगी है। गार्डों ने लंबित वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे गार्डों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनके सामने भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। गार्डों ने बताया कि इस समस्या को लेकर पिछले महीने तत्कालीन सिविल सर्जन उमेश सिंह को लिखित आवेदन दिया गया था, लेकिन आवेदन देने के कुछ ही समय बाद उनका तबादला हो गया। इसके बाद नए सिविल सर्जन जयप्रकाश सिंह के समक्ष भी यह मामला रखा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। वहीं इस संबंध में डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अस्पताल में गार्डों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। गार्ड न रहने से मरीजों को व्यवस्थित रखने में काफ़ी परेशानी होती है, खासकर तब जब मरीजों की संख्या अधिक हो जाती है या कुछ मरीज और उनके परिजन उतावले व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे समय में गार्ड व्यवस्था संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं। गार्डों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। गार्डों का कहना है कि इसके लिए पूरी तरह से संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई अब निर्णायक दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। रांची से पहुंची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने जिले में डेरा डालते हुए जांच की रफ्तार तेज कर दी है। 6 अधिकारियों की यह टीम अगले कुछ दिनों तक साहिबगंज में रहकर अवैध खनन से जुड़े मामलों की गहराई से पड़ताल करेगी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने जिले में पहुंचते ही 2 क्रशर इकाइयों का स्थल निरीक्षण किया। यह मशीनों की स्थिति, पत्थरों के भंडारण और संचालन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया गया। साथ ही अवैध रूप से निकाले गए खनिजों की संभावित मात्रा और उनके आर्थिक मूल्य का आकलन भी शुरू कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि जांच टीम जिला खनन कार्यालय पहुंचकर खनन लीज, परमिट, उत्पादन, विवरण और परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर सकती है। इसके अलावा लंबे समय से विवादों में रहे नींबू पहाड़ क्षेत्र का भी भौतिक निरीक्षण संभावित है। इस इलाके को लेकर पहले ही बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और कारोबार के आरोप सामने आते रहे हैं। पूरे नेटवर्क को खंगालने की तैयारी बताया जा रहा है कि जांच केवल खनन स्थलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध खनन के पूरे तंत्र, उत्खनन, क्रशर, संचालन और बिक्री की कड़ियों को जोड़कर पड़ताल की जाएगी। इस क्रम में संबंधित लोगों से पूछताछ और जरूरी दस्तावेजों की जब्ती की भी संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी की मौजूदगी से जिले के प्रशासनिक हलकों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई साहिबगंज में वर्षों से चले आ रहे अवैध खनन के बड़े खेल पर से पर्दा उठा सकती है। फुसरा नगर परिषद कार्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार से निकाय चुनाव जल्द दलीय आधार पर और मतदान EVM से कराने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी नगर निकायों पर चरणबद्ध रूप से 1 दिवसीय महाधरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस 1 दिवसीय महाधरना में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय गणमान्य लोग शामिल हुए। इस महाधरना को सशक्त बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही सोली लोकसभा पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे सहित बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर प्रसाद बाटुल भी महाधरना में शामिल हुए।
बोकारो के डीआईजी आनंद प्रकाश अचानक बेरमो थाना पहुंचे, जिससे थाना परिसर में कुछ देर के लिए हलचल मच गई। डीआईजी आनंद प्रकाश ने थाना पहुंचते ही थाने की व्यवस्था, लंबित मामलों, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी रोहित सिंह सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने लंबित कार्डों की स्थिति, वांछित अभियुक्तों की तथा जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी आनंद प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और अपराध पर नियंत्रण है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चाईबासा के पोड़हाट जंगल में एक हाथी अब तक 18 ग्रामीणों की जान ले चुका है, लेकिन अभी तक फॉरेस्ट विभाग ने हाथी पर काबू नहीं पाया है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि इस हाथी को काबू में करने के लिए बंगाल की टीम लगी हुई है। इस घटना को लेकर झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि जल्द ही हाथी पर काबू पा लिया जाएगा। घटते जंगलों के कारण से और बहुत सारे कारण से आज हाथी गांव के बीच में आ गया है, जिससे मानव और हाथियों का द्वंद्व जैसा स्थिति है। ऐसे अमूमन लोग हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हो रहा है। हमने डीसी को अभी तुरंत कहा कि इसको लेकर एक बैठक किया जाना चाहिए। लोगों को भी ये लगना चाहिए कि प्रयास हो रहा है कि कोई हाथी कोई ना जो ज़्यादा नुकसान करे, लगता है कि समूह से छूट गया है, मतलब या तो उनका दिमागी स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से इस तरह का एक सप्ताह में 17 लोगों की मतलब 18 लोगों की चिन्हित करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंबिकापुर जा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई मुद्दों पर अपनी बात कही। गोवा दौरे पर सीएम ने कहा कि गोवा में भगवान बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां की सरकार से आमंत्रण मिला है। जी राम जी को लेकर सीएम ने कहा कि मनरेगा से कई गुना बेहतर है जी राम जी योजना। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। योजना से किसान और मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र के बजट को लेकर सीएम ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, आर्थिक रूप से सशक्त भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है। ऐसे विकसित भारत का निर्माण पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है। अब सारी उम्मीदें देख रहे हैं 11 वर्षों से। आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक दृष्टिकोण से जो 2014 के पहले 10वें स्थान पर था, आज वो 4थे स्थान पर आके खड़ा हो गया है और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा भारत जो आर्थिक रूप से भी सशक्त है और हर दृष्टिकोण से सशक्त है और जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मन को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए 2,34,44,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 8 महात्मा गांधी वार्ड में 2 सीसी रोड के लिए क्रमशः 9.5 लाख रुपए और 9,98,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग द्वारा महात्मा गांधी वार्ड में ही सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए 16,70,000 रुपए स्वीकृति किए गए हैं। वार्ड क्रमांक 3 संत कबीरदास वार्ड में 3 सीसी रोड व नालियों के लिए निर्माण के लिए 30 लाख रुपए तथा 19 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक 5 बंजारी माता वार्ड में 5 कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। इनमें 35 लाख रुपए तथा 18,44,000 रुपए की लागत से सीसी रोड व पुलिया निर्माण के कार्य शामिल हैं। बंजारी माता वार्ड में से 2 सीसी रोड के लिए 17,69,000 रुपए एवं 19,13,000 रुपए के साथ ही विभाग द्वारा सड़क व नाली निर्माण के लिए 40,44,000 रुपए की भी मंजूरी प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तीर्थ स्थलों में हमारा राजिम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में अनेक धार्मिक और पौराणिक स्थल है, उनमें राजिम का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। 3 नदियों का संगम है,
प्राचीन मंदिर स्थित है और बड़ा आयोजन राजिम जयंती के अवसर पर होता है। न केवल मेला लगता है, साहू समाज भी वृहद स्तर पर राजिम जयंती का आयोजन करता है। मैं छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को राजिम जयंती की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले ठेले गुमटियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ठेला व्यवसायियों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि पैसे तो लेते हैं लेकिन रसीद नहीं देते। ऐसे में निगम के राजस्व चोरी का मामला देखा जा रहा है। दरअसल अंबिकापुर शहर में सैकड़ों ठेले गुमटियां लगाकर फुटपाथ पर बैठकर लोग व्यवसाय करते हैं, जिससे नगर निगम अंबिकापुर के राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा इन ठेला व्यवसायियों से रोजाना 10 रुपए वसूल करते हैं, जो नगर निगम के राजस्व का एक आय का बड़ा माध्यम है। लेकिन निगम को मिलने वाली आय में वहीं के कर्मचारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। ठेला व्यवसायियों से पैसा तो ले रहे हैं लेकिन बदले में रसीद नहीं दे रहे हैं। ठेला व्यवसायियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व लेने वाले कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, वहीं पैसा देने के बाद उन्हें रसीद भी नहीं दी जाती है। जब रसीद की मांग करते हैं तभी देते हैं। ऐसे में सैकड़ों ठेला व्यवसायों से मिलने वाली 10 रुपए की रोजाना राशि में ढाका डालने का भी प्रयास किया जा रहा है, जबकि इस बात की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को भी नहीं है। सरगुजा जैसे वनवासी और मौसम पर निर्भर इलाके में पहली बार खेती का एक ऐसा प्रयोग सामने आया है जिसने परंपरागत खेती की धारणा को चुनौती दी है। दरअसल अंबिकापुर से लगे सरगावा में स्थित पॉली हाउस के भीतर संरक्षित खेती के जरिए रंगीन शिमला मिर्च की सफल पैदावार ली गई है। सितंबर महीने में लगाए गए पौधों से महज 70 दिनों में शिमला मिर्च निकलने लगी, जबकि इसकी तुड़ाई अप्रैल तक करीब 3 महीने तक चलेगी। इस प्रयोग की खास बात यह है कि एक ही पौधे से 50 से 60 तक शिमला मिर्च लगी है। सीमित क्षेत्रों में इतनी पैदावार सरगुजा में पहले कभी दर्ज नहीं की गई थी। यह प्रयोग जिले में संरक्षित खेती की नई संभावनाओं को सामने लाने वाला पहला उदाहरण माना जा रहा है। इस नई पहल के पीछे है युवा किसान राकेश गुप्ता, जिन्होंने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए आधुनिक तकनीक को अपनाया। खुले खेतों में बढ़ते जोखिम को देखते हुए किसान ने पॉली हाउस के भीतर खेती का प्रयोग किया और इसके नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर निकले। खास बात यह रही कि इस खेती में दवा और रासायनिक खाद का उपयोग बेहद सीमित किया गया, जिससे लागत घटी और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर रही है। राकेश गुप्ता बताते हैं कि उनका लक्ष्य इस प्रयोग को आगे बढ़ाकर इसे औद्योगिक खेती की दिशा में ले जाना है। पॉली हाउस के जरिए सब्जी सामान्य समय से करीब 2 महीने पहले बाजार में पहुंच जाती है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं और बाजार में आपूर्ति की समस्या भी नहीं आती। इस सफलता के बाद वे संभाग के अन्य किसानों को भी इस तकनीकी के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनके खेतों में जाकर मार्गदर्शन देने की योजना भी बना रहे हैं। महानगर पालिका चुनाव के प्रचार के लिए उल्लासनगर पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उल्लासनगर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था उसी तरह से विकास नहीं हो पाया है। यह भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। उल्लासनगर कहने को तो शहर है, लेकिन गांव से भी बदतर वहां के हालात हो गए हैं। ठाणे, नवी मुंबई बड़े पैमाने पर शहर बदल रहे हैं, लेकिन उल्लासनगर नहीं बदल पाया। MMRDA के माध्यम से 4.5 लाख करोड़ का काम हमने इस MR रीजन में किया है। CM ने कहा कि उल्लासनगर में गुंडा राज नहीं चलने देंगे, यहाँ सिर्फ कानून का राज चलेगा। मोदी जी ने कहा कि शहरों का भी विकास करना पड़ेगा, गांव का तो विकास करना पड़ेगा, पर शहर में रहने वाला गरीब, शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, इसके भी विकास की योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा हमारे देश का 65% GDP ये शहरों में तैयार होता है। हमारे यहाँ पर रोजगार का निर्माण ये शहरों में होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ये शहरों में मिलती है। इसलिए अगर हम शहरों का विकास करेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यह घटना छत्रपति संभाजीनगर में हुई। इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उम्मीदवार कलीम कुरैशी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जाँच की जा रही है।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा स्कीम को बंद करने और उसमें किए जा रहे बदलावों के खिलाफ राज्य स्तरीय संघर्ष शुरू किया है। यह संघर्ष माझा इलाके से शुरू किया गया है, जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर मुख्य सेंटर थे। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस इंचार्ज और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह कैंपेन कांग्रेस की पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगला बड़ा कदम। भूपेश बघेल ने कहा कि आज से शुरू हुआ यह कैंपेन करीब 15 दिन तक चलेगा, जिसके तहत राज्य के अलग अलग जिलों में मीटिंग की जाएगी और मजदूरों और कामकाजी महिलाओं से सीधी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीबों और मजदूर वर्ग की लाइफलाइन है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लगभग खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजा अमरिंदर सिंह वर्डिंग ने कहा कि मनरेगा स्कीम को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, ताकि गरीब परिवारों को घर बैठे गारंटीड रोजगार मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने फंड में कटौती करके और पंजाब सरकार अपना हिस्सा न देकर इस स्कीम को रोक दिया है। राजा वर्डिंग ने कहा कि पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% हिस्सा देती थी, लेकिन अब नए सिस्टम के तहत राज्य सरकार पर 40% का बोझ डाल दिया गया है, जो पंजाब की फाइनेंशियल हालात देखते हुए नामुमकिन है। उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऐप सिस्टम पर भी सवाल उठाए और कहा कि बुजुर्ग मजदूरों के लिए इस पर अंगूठा लगाना भी मुश्किल हो गया है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सफाई देने के लिए बुलाया है। इस मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मंजीत सिंह भोमा ने इस मामले में मीडिया से खास बातचीत की। मंजीत सिंह भोमा ने कहा कि जत्थेदार अकाल तख्त की तरफ से भगवंत सिंह मान को भेजी गई चिट्ठी को ठीक करने की जरूरत है और इस गलती को ठीक करके अकाल तख्त की तरफ से एक नई चिट्ठी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से पहले जत्थेदार अकाल तख्त को सिख विद्वानों की एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इस मामले पर उनकी राय लेनी चाहिए। भगवंत मान को बुलाने से सिख समुदाय 2 हिस्सों में बंट सकता है, इसलिए पंथिक और सिख विद्वानों से सलाह लेनी चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मंजीत सिंह भोमा ने कहा कि यह पहली बार है कि किसी ऐसे सिख को अकाल तख्त साहिब पर पेश होने के लिए कहा गया है जो पतित नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 तारीख से पहले जत्थेदार अकाल तख्त को सिख विद्वानों की राय जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही उस दिन भारत के राष्ट्रपति अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान ने कहा है कि वह उस दिन 7 बार नंगे पैर अकाल तख्त साहिब आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।